फेसबुक लाइव में आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग बात करेंगे से जुड़ी हुई समस्याओं पर और खासतौर पर जो स्टिग्मा है और डेथ हो रही है, रवैया है लोगों का, उसको लेकर, और खासतौर पर सरकार का जो रवैया है इस पूरे दौर में। सबसे है कि इस बीच में केंद्र सरकार के दो एक चीजें सामने आई हैं, फैसले सामने आए हैं, और वे फैसले अपने आप में जिसे कहें कि आंखें खोलने वाले हैं। हम लोग सब जानते हैं कि सारे देश में आपदा प्रबंधन कानून लगा हुआ है, और आपदा प्रबंधन कानून के तहत सारे मंदिर, देवालय, मस्जिद सब बंद कर दिए गए। ये ऑफिशियल है, ये केंद्र सरकार का आदेश है, इसे मानने के लिए सभी मजबूर हैं। लेकिन भाजपा की सरकारें इस आदेश का उल्लंघन कर रही हैं। अभी 2 दिन पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो खोल दिया। खुलवाया किसने? 6 महीने के लिए केंद्र सरकार से क्या, मैंने पहले भी सवाल उठाया था, क्या कानून के दायरे में भगवान आते हैं कि नहीं आते? मंदिर हैं कि नहीं आते? अगर मंदिर आते हैं इस कानून के दायरे और आपने मंदिरों को बंद किया है, तो केदारनाथ का मंदिर क्यों खोला गया? हमारे मीडिया को सांप सूंघ गया है, उसने सवाल क्यों नहीं उठाया इस बात पर कि केदारनाथ का मंदिर क्यों खोला गया? अगर वहां का लोकल बड़ा अधिकारी, पुलिस मिलके अगर मंदिर खुलवा रहे हैं, इसका मतलब है कि वे कानून को नहीं मानते। केदारनाथ का मंदिर तत्काल बंद, सारी जगह पर लागू हो, लेकिन भाजपा की सरकार जाओ वहां कानून लागू। एक जगह घटना नहीं है, ऐसे अनेक किस्से हैं। मैं अपने मथुरा का बता सकता हूं आपको। मथुरा में बिहारी जी का मंदिर, सारे को तोड़ के मथुरा में जो बीजेपी का भी सारे कानूनों को तोड़ के मोटरसाइकिल पर सवार होकर और बांके बिहारी के दर्शन करने गई। तो क्या ये आपदा प्रबंधन कानून सिर्फ दूसरों के लिए है? जी नहीं, आपदा प्रबंधन कानून का मतलब यह है कि वह सबके लिए है। वहां मस्जिद भी बंद रहेंगी। मेरे पास भी मंदिर है, अपने मंदिर पर ताला लगा के हुआ। आपने 6, ये अखबारों में खबर है, आप लोग पढ़िए इसे। मैं सिर्फ इंतजार कर रहा था कि लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते। अरे आप फेसबुक पर लाइव करते हैं, तो मेरी पत्रकार दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर सरकार कर रही है तो उसकी आंख में उंगली बताओ कि आपदा प्रबंधन कानून के का किस उल्लंघन कर रहे हैं। और केदारनाथ का मंदिर एक सामान्य मंदिर नहीं है, उसका एक सामान्य घटना नहीं है। यह क्लियर कट मैसेज है कि सरकार कानून तोड़ने के मामले में भी मंदिर के साथ खड़ी हुई है। यह मेरी गुजारिश है, यह सरकार से अपील है कि उस अधिकारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए जिसने मंदिर खुलवाने में व्यवस्था किया और मदद की है। और बार बार इस बात को उठाया जा रहा है कि आप लगातार कानून तोड़ रहे हैं, आपके लोग कानून तोड़ रहे हैं। आपदा प्रबंधन मंदिर बंद,
मंदिर के अंदर पुजारी जैसे भी चाहे भगवान की सेवा करे, मंदिर साफ करे, जो इच्छा हो करे, लेकिन ऑफिशियली ये डिक्लेयर करना कि मंदिर खुला है और 6 महीने तक खुला रहेगा, यह सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। आप कल के अखबार उठाइए, हिंदी का अखबार उठाइए, हमें से लोग ध्यान ही नहीं देते कि आखिर हो क्या रहा है। और घटनाएं जिसे कि मैं आपकी उससे इस सरकार के मतलब जिसे कहें कि एडहॉक रवैये और नॉन सीरियसनेस का पता चलता है। कल होम मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया, उस सर्कुलर को ध्यान से पढ़िए। का मतलब यह है कोई भी विद्यार्थी वापस नहीं लौट पाएगा। आप चीजें उसमें पेज में डाल दी हैं, इसे कहते हैं नरेंद्र मोदी। कागज पर हमने तो जी नहीं, आपने परमिशन नहीं दी। आप शर्त लगाई है कि कोरोना टेस्ट होंगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कोरोना टेस्ट के लिए आपके पास में व्यवस्था है? अभी लोग जहां हैं वहां उनके टेस्ट क्यों नहीं कराए गए अभी तक 40 दिन में? अचानक तब आप बस अड्डे पर आके या टेस्ट होगा जा रहा है, धूल झोंकी जा रही है। अस्पतालों में जो है टेस्ट की नहीं है, करेंगे कैसे? अगर ये टेस्ट होंगे और टेस्ट होकर रिपोर्ट आएगी तब तो ये जा नहीं पाएंगे, ये कभी जा नहीं पाएंगे। तो टेस्ट की रिपोर्ट आपकी अभी नहीं आती है, आपकी टेस्ट की रिपोर्ट 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक नहीं आती है, और ये लाखों लोग हैं। तो होम मिनिस्ट्री ने जो अमित शाह ने जो कल सर्कुलर निकाला है वो फॉल्सिफाई, वो सिर्फ परेशान। और उधर देखिए वो एक बिहार के मुख्यमंत्री निकाल दिया, इधर ये मिर्च झोंक रहे हैं, वो मिट्टी झोंक रहे हैं जनता की आंखों में, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन होने हैं बिहार में। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी व्यूह रचना कर ली है कि अगर मरेंगे तो नीतीश कुमार मरेंगे, बीजेपी नहीं मरेगी। बीजेपी अब एक्टिव हो गई है, बीजेपी अब हर बिहारी के घर में एक्टिव हो गई है, ये कहने के लिए देखो मोदी जी ने तो सर्कुलर निकाल, बिहार के संख्या में लोग नहीं है, बिहार अधिक लोग होंगे। बिहार सरकार की इतनी क्षमता नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास। मोदी जी ने सर्कुलर निकाल दिया, बता दिया कि हमने सर्कुलर निकाल दिया, लेकिन मोदी जी ने यह नहीं बताया कि तुम्हारा भी अभी 1 बजे दोपहर में 1 बजे मीटिंग होने वाली है, अभी 1 बजे मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग में कल के सर्कुलर में जो ये कोरोना टेस्ट का जो प्रोविजन शर्त रखी गई है, हो सकता है वो शर्त हटा दी जाए। लेकिन अगर वो शर्त हटा भी दी जाती है, सवाल ये कि बिहार सरकार की स्थिति ये नहीं है, वो तेल नहीं खरीद सकती, बहुत सबसे गरीब सरकार है हिंदुस्तान की। तो आपने क्या किया है कि आपने अब तय किया है कि अगले नवंबर के इलेक्शन में नीतीश कुमार का बलिदान होना है, उसकी पार्टी का बलिदान होना है। और बीजेपी सबसे कहेगी हमने तो व्यवस्था कर दी थी, सर्कुलर निकाल दिया था, बस तो नीतीश कुमार को लेके जानी थी, वो लेके क्यों नहीं गए?
तो मेरा कहने का आशय यह है कि केंद्र सरकार इन तमाम लोगों के लिए बस मुहैया कराए। ये राज्य सरकारों के पास पैसे नहीं है। आप खाली सर्कुलर निकालने के लिए केंद्र में नहीं बैठे, आप पैसे भी देने होंगे आपको। स्कोर सेटलमेंट, इलेक्शन जीतना है और बीजेपी को अधिक सीट है, तो पहले नीतीश कुमार बंद करो। बिहार के, यूपी के लोग जो देश के विभिन्न इलाकों से राज्यों में घर लौटने की व्यवस्था केंद्र की जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री जी आएंगे और आधा घंटा लिपस्टिक पाउडर लगा के आएंगे और भाषण देंगे और चले जाएंगे। ये खाली जिम्मेदारी नहीं बनती। और जिम्मेदारी निभा सकते हैं, राज्य सरकारें व्यवस्था करेंगी। सर्कुलर निकाल के अब चले जाएं लोग। एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि बसों से ढुलाई संभव नहीं है, ट्रेन की व्यवस्था करो। क्या दिक्कत है ट्रेन चलाने में? अरे जब माल ढुलाई वाली ट्रेन चल रही है तो इन लोगों को ले जाने वाली भी ट्रेन चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन से ढुलाई करो। तीसरा एक और महत्वपूर्ण पहलू बता रहा हूं जो कि इस बीच में घटा है और जो मेरी नोटिस में आया है, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। भारत सरकार ने जूम ऐप को हिदायत दी है कि इसका लोग इस्तेमाल न करें, क्योंकि जूम में जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज उसका में शेयर हो। टेक्निकल फॉल्ट है वो अपनी जगह है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिदायत दी है कि लोग इस्तेमाल न करें। सवाल यह कि भारत केंद्रीय नेतृत्व, आरएसएस का केंद्रीय नेतृत्व जूम का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? अभी तो शाखाएं भी लगाई जा रही हैं। क्या ये राष्ट्र की रक्षा करने का कि सरकार कहो उसकी न मानो? जी नहीं। महत्वपूर्ण है वो भारतीय जनता पार्टी। मैं पहले भी कहता रहा हूं, फिर कह रहा हूं आपसे कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विशेषता यह है कि ये जो बोलते हैं उसे खुद नहीं मानते। मोहन भागवत तक सारे लोग जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जूम का इस्तेमाल करना का मतलब यह कि चीन के पास अपना डाटा पहुंचाना और यह देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं, सुचिंतित ढंग से किया जा रहा है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। उदाहरण हमारे सामने बीजेपी सरकार के ही आदेशों का पालन नहीं कर रहे। चौथा एक मजेदार पहलू बता रहा हूं आपको जो कि शेयर करना चाहता हूं, बहुत जरूरी है आपकी चेतना के लिए, बहुत जरूरी, जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। पिछले दिनों लखनऊ में अभी मोहन भागवत जी गए थे, तो मोहन भागवत जी ने आरएसएस के लोगों को संबोधित किया था, उनके संगठन के लोगों को संबोधित किया था। तो उसमें उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाए, इधर पढ़ने लिखने के बाद में और वो चीज मेरी पकड़। आरएसएस ने इस बीच में एक बड़ा निर्णय लिया। मैं इससे परेशान
मोहन भागवत को क्या हो गया है कि पहले ऐसा नहीं कार रही है के नरेंद्र मोदी के हर कदम का समर्थन करते हैं। ये आरएसएस का एकदम बदला हुआ, ये समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी के अनुसार अब आरएसएस चल रहा है कि हम तो सरकार के साथ रहेंगे, जाओ। तो लखनऊ में आरएसएस की मीटिंग हुई थी, आरएसएस के साथ हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने एक बहुत बात कही थी, अखबारों में रिपोर्ट नहीं है, वो आरएसएस के नीचे उसके संगठन के नेताओं में रिपोर्ट है। और मेरे पास तो उस मीटिंग में एक बहुत कि अब जो आरएसएस के जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, इस हैं जो आनुषंगिक संगठन है, वे अब आरएसएस से स्वतंत्र हैं और स्वायत्त हैं, वे जो इच्छा करें। तो बहुत ताकतवर हो गए हैं वो, आरएसएस उन्हें बांध के नहीं रख सकता। पहले क्या होता था कि अगर स्वदेशी जागरण मंच में और सरकार के बीच में, बीजेपी की सरकार के बीच में कोई टकराहट होती थी किसी मसले को लेके, तो आरएसएस के लोग बीच बचाव कराते थे और बीच में एक निर्णय लिया है कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, उस फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन कर लिया है और ये अपने को अलग करके इसने अपना जोड़ दिया है। आरएसएस को इस पर कहना नहीं है। क्या प्रैक्टिकली संभव है? हम जानना चाहेंगे कि पिछले 6 कि क्या कोई एक्टिविटी नहीं। ये दोनों संगठन खासतौर पर लिबरलाइजेशन और उससे जुड़ी हुई जो का लगातार विरोध करते रहे हैं। सरकार में एग्रेसिवली इस न्यू लिबरलाइजेशन के पैकेज को मोदी अब किसी की नहीं सुन रहे। ना वो स्वदेशी जागरण मंच की सुनते हैं, उन्होंने स्वदेशी जागरण उनको रिजर्व बैंक में नौकरी देकर बिठा दिया है कि भैया बैठ जाओ आके, भत्ते तनख्वाह वगैरह लेते रहो। यहां मोदी जी ने एक और काम किया है आरएसएस को खुश करने के लिए। आरएसएस की कार्यप्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये, उन प्रचारकों को काम जानते कैसे दिया जाता है, उसकी स्टाइल क्या है। मसलन कोई प्रचारक है और वो व्यायाम कराने में एक्सपर्ट है, तो उस प्रचारक को व्यायाम का काम, तो व्यायाम कराने का काम नहीं देंगे। उस प्रचारक को, वो व्यायाम का वो एक्सपर्ट है, जानता है, बहुत अच्छा जानता है, तो व्यायाम की बजाय उसे हल्दी पीसने का काम दे देंगे। और जो हल्दी पीसने में एक्सपर्ट है उसे जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का काम दे। नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट मंत्रियों का चयन इसी आधार पर किया है, जो डॉक्टरों से हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं दी है, जो अर्थशास्त्रियों से वित्त मंत्रालय नहीं दिया है। पूरे मंत्रिमंडल विभाजन है, वो अधिकतर लोगों के बीच में काम का विभाजन, जिस चीज का एक्सपर्ट है उसे वो काम न दिया जाए। अब इसके चलते मतलब एकदम ले लेते मची हुई, किसी के समझ में कुछ नहीं आता, मंत्री जो है उसकी समझ में कुछ नहीं आता।
आरएसएस की दूसरी खूबी है जिसको कि नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे ढंग से अडॉप्ट किया है, वो ऐसे लोगों को चुने कम अक्लमंद हों, अपने से ज्यादा। तो सारे जितने लोग चुने गए हैं उनका जो हाईएस्ट जो अक्लमंदी का पैमाना है वो है नरेंद्र मोदी। अब जो भी चुना जाएगा वो जाएगा। तो जाहिर है कि अब मंत्रिमंडल में अकाल का अकाल तो पड़ेगा, बुद्धि की बात तो नहीं होगी। लगातार ये जो मैंने 2-3 निर्णय बताई है इसलिए लगातार वहां मंत्रिमंडल में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, पीएमओ में खुद ऐसे लोग बैठे हुए हैं, सेलेक्ट बुद्धि के लोग हैं। एक और चीज हो रही है बड़ी पड़ा है, तो अब पीएम चूंकि अपने ऑफिस में रात के 12 बजे तक बैठता है, तो मंत्री अब 2 बजे तक बैठ। इनसे मोदी किसके साथ में कर रहे हैं कि मोदी जी 12 बजे तक बैठते हैं, हम 2 बजे तक बैठेंगे। काम कुछ नहीं है। किसी मंत्री के पास कोई फाइल नहीं है, तो सवाल यह है कि मंत्रालय में मंत्री रात नाम बड़े और दर्शन छोटे, काम नहीं हो रहा है कुछ भी, लेकिन डंका बज रहा है कि काम हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। दिल्ली में आपको केंद्र सरकार का एक नहीं मिलेगा जहां के केंद्र सरकार का टेंट हो, केंद्र सरकार की मदद से गरीबों को खाना बांटा जा रहा है, एक टेंट नहीं। आप पूरे देश में चले जाइए कहीं, अरे केंद्र सरकार टेंट तो लगवा ही सकती है, फर्स्ट एड का बॉक्स रखवा के एक डॉक्टर को तो केंद्र सरकार सिर्फ सर्कुलर निकाल रही है। अब मैं दूसरे, क्योंकि ये तो एक इसका जो कोरोना का जो कोरोना का दूसरा एक और पक्ष है जो इस बीच में निकल के आ रहा है लगातार। वो पक्ष को अब एक कलंक का और इस आधार पर बड़े पैमाने पर डिस्क्रिमिनेशन के बीच में पहले से ही बहुत सारे वो स्टिग्मा के तौर पर, कलंक के टीके के तौर पर प्रचलन में थे। और ये जो कलंक के टीके के तौर पर, स्टिग्मा के तौर पर, उसको बड़े इंटेलिजेंटली तबलीग जमात के इवेंट के जरिए इन्होंने उसे रिवाइव किया नए सिरे से, क्योंकि शाहीन बाग के आंदोलन का प्रत्युत्तर खड़ा करना था। अभी जगह जगह लगातार मुस्लिम जो छोटे खोमचे वाले हैं, ढकेल वाले हैं, दुकानदार हैं, उनके खिलाफ में
पुलिस से लेके बीजेपी के नेताओं तक तमाम लोगों के एक्शन और रिएक्शन आते हैं, और स्टिग्मा को लोग इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको कि मुसलमान के खिलाफ में शिकायतें आ रही हैं। इसकी एक बड़ा हैवी कवरेज भी आया है इसका। तो भारत में ऑलरेडी दो चीजें हैं, दो जातियां, दो सामाजिक समुदाय और एक मुसलमान, ये ऑलरेडी लेवल किए हुए थे। इनसे दूरी रखने, इनसे संपर्क न रखने, इनसे शादी ब्याह न करने, इन सबको कैंपेन चलते अंतर जातियों के खिलाफ में लगातार कैंपेन कर में कोरोना के पेशेंट को या कि हम घुसने नहीं, हम तुम्हें ये ठीक नहीं है, नहीं है। कोरोना के और ये अनटचेबल व्यवहार डॉक्टर भी कर रहे हैं। डॉक्टरों की हालत तो और भी खराब है, जो प्रोफेशनल हैं। परसों के अखबार में, अमर उजाला में एक खबर, पिता को आगरे के 6 अस्पतालों में लेकर गया, लेकिन अस्पताल में व्यक्ति मर गया। क्योंकि डॉक्टरों के दिमाग में यह डर करें, ये जो स्टिग्मा है, कोरोना को स्टिग्मा बना दिया गया है, जिसकी वजह से किसी भी मरीज को जो कि इमरजेंसी में है, वो अगर डॉक्टर के पास जा रहा है तो डॉक्टर उसे हाथ नहीं लगा। तो नॉर्मल रूटीन में जो बीमारियां हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को है, जो गंभीर डॉक्टर नहीं कर रहे, हॉस्पिटल नहीं कर रहे, क्योंकि चारों तरफ कोरोना को लेकर एक पूर्वाग्रह आम जनता के डॉक्टरों के बीच में एकदम कम्युनिकेट ही नहीं कर दिए गए, वो अब एकदम सरफेस पर आगे व्यवहार में आ गए। कलकत्ता मित्र हैं जिन्हें कैंसर हुआ है और वो सीरियस, आप जान लीजिए कलकत्ते में कोई हॉस्पिटल उसको देखने के लिए तैयार नहीं है, और वो उस पेशेंट को कलकत्ते में कोई डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई हॉस्पिटल अपने यहां देखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब डरे हुए हैं। कहना लेकर एक स्टिग्मा से ग्रस्त एक कलंक का टीका बनाना, यह गलत है। हमारे यहां ऐसे लोग रहे हैं, आप जान लीजिए, आप में से बहुत सारे लोग बना के देखने की आदत रही है मेडिकल में। हमारे यहां जो जेंडर संबंधी स्टिग्मा रहा है, पूर्वाग्रह रहे, पूर्वाग्रह और स्टिग्मा रहा है, तो जिस समाज में इतने जेंडर के, कास्ट के, धर्म के स्टिग्मा रहे, कलंक के टीके, और अभी सरफेस पर एकदम बवाल दिखाई दे रहा है कि लोग कोरोना की वजह से तैयार नहीं है। साधारण सा खांसी जुकाम होता है तो वो कहता है मैं देखूंगा नहीं, तुम हॉस्पिटल चले जाओ।
यानी एक खास तरह का पूर्वाग्रह से ग्रस्त मनोविज्ञान साइकोलॉजी पूरे कोरोना को एक नैतिक मूल्य के तौर पर, नैतिक आचरण के तौर पर कन्वर्ट कर दिया गया है, और यह बहुत खतरनाक चीज है। लॉन्ग टर्म में इससे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होंगे, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होंगे। तो अगर कोरोना की जिसे शिकायत होगी उसे आप पास नहीं बैठने देंगे, उसे आप अपने घर के मर गया है तो उसे जलाने नहीं देंगे, उसका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे, तो कोरोना से लड़ते हुए साइकोलॉजिकली जो पूर्वाग्रह, जो स्टिग्मा, जो कलंक का ठीकरा कोरोना को बनाया जा रहा है, इससे भी लड़ने की जरूरत है। तो कोरोना को जो स्टिग्मा बनाया जा रहा है, एक तरह से मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों से ग्रस्त एक से लड़ना चाहिए। आप याद कीजिए, एक जमाने में जो साइकोलॉजिकल पेशेंट होते थे उन्हें पागल कहते थे। मुसीबत से निकलें, इसकी एकमात्र जरूरत यह है कि कोरोना को साइंटिफिक नजरिया विकसित करें। समस्या नहीं, एक पूर्वाग्रह बना के लोगों को इसके आधार, स्टिग्मा का मतलब क्या, सामाजिक बहिष्कार की नीति। अब आप पहले धर्म के नाम पर सामाजिक, जाति के नाम पर सामाजिक बहिष्कार करते थे, आप उम्र के नाम पर सामाजिक बहिष्कार करते थे, अब कोरोना के नाम पर सामाजिक बहिष्कार करेंगे, और यह सामाजिक बहिष्कार करके ही आप इस समाज को आगे ले जाएंगे। जी नहीं, समाज आगे नहीं, आप कभी भी बीमारियों से नहीं लड़ सकते, बीमारियों से सामाजिक बहिष्कार जाए। कि हमारे आचार व्यवहार को और ज्यादा पल्लवित और पुष्पित करती हो, उनका हर स्तर पर विरोध किया जाए। बहिष्कार की नीति वो कैसे आई खटाक से? एक तबलीगी जमात का आपने नाम लिया और मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार के आपने एक बार शुरुआत कर दी, जो ऑलरेडी वहां मौजूद था पहले से। सामाजिक बहिष्कार के नाम पर लोगों को मार्शलाइज किया जा रहा है, उन्हें हाशिए पर डाला जा रहा है। शाहीन बाग के आंदोलन ने मुसलमानों को केंद्र में किया था, वे हाशिए पर थे। आपने स्टिग्मा बना के कोरोना तबलीगी जमात को जोड़ के आपने उनको मार्शलाइज करने की कोशिश की, पुनः हाशिए पर फेंकने की कोशिश की। तो आप ये ध्यान रखें कि एक तो इसमें पूर्वाग्रह से काम न लें, हम वैज्ञानिक एक सामाजिक करें, और तीसरी चीज, ये जो मार्शलाइज करने की, हाशिए पर खदेड़ कर बाहर कर देने की जो कोशिश हो रही है, वो गांव में, शहर में, हर जगह। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, मुसलमानों की सहिष्णुता, ज्यादातर जितने भी फल सब्जी के दुकानदार हैं, मैं घर से नहीं जा रहा हूं लेकिन ये जानकारी है, मेरे दोस्त लोग जाते रहते हैं, वही मेरा सामान ले आते हैं, कुछ मेरे रिश्तेदार हैं वो जाते हैं सामान, ढकेल वाले हैं, उनको लगातार ये कहा जा रहा है कि तू यहां से ले जा ढकेल अपनी, तू ले जा, गालियां वाला है जो कि सब्जी बेच रहा है,